हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम जो है बायोलॉजी के जो बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं का हो, चाहे 12वीं हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन इसे पढ़ने से पहले, जानने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is most important chapter here is the principle of ecology. There is a chapter is the most important for the NIOS board class is a biological subject, and also important for the 11th and +2 NCERT, and there is also important for the UP and Bihar board student who is taken to the biology subject. There is the most important topic here, the principles of ecology. The earth is the only planet in their solar system and the support of life. There is the only one, and this is because of there are 3 physical system on it, that is soil, water and the air, which are provide to material stimuli for a life, and all living beings differ from each other, but they are all the interdependent and interact with each other and also with their environment and directly or indirectly. In this lesson we study about the earth our life support system. There is a organizational level of living beings and their characteristics. After the complete this lesson, you will be able to define to environment, ecology, and biosphere, and list the various components of the environment and name the biotic and abiotic component of the environment, and mention the various level of organism of life, and define the term of related to environment or ecology like habit, niche, and the population, community, and biomes, and discuss the interrelationship between plant and animal in the ecosystem, and also describe the food chain and food web, here is the most important. The syllabus is not a stop for the here, but always describe the food chain and food web, and the next year trace the path of the energy flow through the food chains and differentiation between the food chain and food web, and the pinpoint of the position of the human beings in a food chain, and define to the biome list of various biomes and their characteristics is a flora and fauna, and describe the biochemistry cycles as carbon, phosphorus, and the water cycle. There is the most important today.
दोस्तों यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आया है वो है पारिस्थितिकी के नियम। देखिए ये बायोलॉजी के चैप्टर है, ठीक है। ये एनआईएस बोर्ड के +2 के बच्चों के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हीं के सिलेबस है। लेकिन ये कई मानों में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं क्लास के हों, चाहे 12वीं क्लास के हों, सीबीएसई से पढ़ रहे हो, या इनका जो है एनसीईआरटी सिलेबस हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, उन सब बच्चों के लिए जो ये सिलेबस होने जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और इसमें जो है हम बहुत चीज़ें जानेंगे। आपको एक बात पता ही होगा कि सौर मंडल में पृथ्वी की एकमात्र ग्रह है जिसे यहाँ पर जो है जीवन का अस्तित्व है। अगर कोई भी ग्रह देखा जाए तो शायद वहाँ पर जीवन के अस्तित्व नहीं है। कहते हैं ये सब संभव इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है मृदा, जल और वायु की भी संतुलन कारण ऐसा संभव हुआ। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जहाँ जीवन का संभव हो, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट खोज में लगे हुए हैं कि कई जगह जो है वाटर मिलने की चांसेस बढ़ी है। इसमें प्रत्येक जीवन जो है अस्तित्व के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, इनमें हर एक जीव का अपना एक विशेष महत्व और स्थान रहता है। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ आपको असमानताएं देखने को मिल जाएगा। तो सभी प्राणी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक जो है दूसरे के साथ डिपेंडेबल नहीं रहेंगे तो ये शायद पर्यावरण के जो है नियम के खिलाफ हो जाता है। कहते हैं अगर देखा जाए तो हम इस पाठ में जो है अध्ययन में सभी सजीवों के संगठन के विभिन्न सदर और तंत्र के अभिलक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन कहा जाए अगर ये चैप्टर आप क्लियर कर लोगे, पूरे अच्छे से देख लोगे, तो कई मानने में कई बातों के लिए आप जो समझ रख सकोगे, जैसे कि पर्यावरणीय परिस्थिति और जैव मंडल के प्रभावित भी कर सकोगे आराम से, ठीक है। और पर्यावरण के विभिन्न घटकों की सूची बनाना आपके लिए अत्यंत आसान हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों के नाम भी बता पाओगे और जीव संगठन के विभिन्न स्तरों को साथ साथ पर्यावरण या परिस्थितियों से जुड़े जैसे वासस्थान, निकेतन, जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र को भी आप अच्छे से जो है डिफाइन कर पाओगे। एक परिस्थिति तंत्र में पादपों और प्राणियों के बीच पारंपरिक संबंधों को भी चर्चा जो है भली भांति कर लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक रहेगा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का भी, और उसमें होने वाले डिफरेंस के भी बारे में भी आप बहुत ही आसानी से जो है समझ सकोगे और उसको एक्सप्लेन कर सकोगे। साथ में आप जो है खाद्य श्रृंखला में मानव के स्थान के बारे में भी देखोगे कि कहाँ पर मानव जो है बिलोंग कर रहा है खाद्य श्रृंखला में। और उसके बाद जियोम हो या बयोम हो, विभिन्न व्यायामों एवं उनके लक्षणों की सूची भी बना पाओगे। पादप जात और प्राणी जात में भी आप अंतर कर पाओगे। और जैव भू रासायनिक चक्रों जैसे कार्बन, फास्फोरस एवं जल चक्रों के बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये सब तब रहेगा जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे। लेकिन सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है देखते हैं। Today is the first important topic is in here environment, ecology and biosphere. There is the most important topic here. The first of all is come is the environment. What do you mean to environment? There is environment is the most important word. The term of environment denoted all the physical, chemical and biotic condition surrounding and influencing our living organism. The favorable environment is the conditions are required to substance life on the earth, and the environment can be divided into two main components, is a non-living and living thing. There is a first is come to here is a biotic is a non-living component include. There is a physical, climatic, ephemeral nature of the soil and chemical. There is the most important here is the biotics are non-living component include the physically, ephemeral nature and chemical. For example, temperature, light, pressure, humidity, and precipitation, winds, and the minerals element of soil composition of the air. And the sum these environment factors serve our resource is the air, soil, and the water. While the other act is a regulator factor like a light, temperature, and pressure, and etc. The next here is the biotic or living component include all living organisms found in the environment, including plant, animal, and macroorganism. There is the most important. There is a biotic factor is a non-living component as include temperature, pressure, humidity, and precipitation, wind, and mineral element and soil composition of air. But biotic is a living organism, the like a plant, animal, and macroorganism. That is the most important here.
The next here is the ecology. What do you mean the ecology? Ecology is the specific study of the relationship and interaction between to the organism and their environment. The term ecology is derived from the Greek words is ecology, where is the ecology means to the household and the logs means to the study of. There is the most important is the ecology is defined here, and the organism of life. There are organizations of their life. There is an organism on there. The various level of organization exist in the living system, starting from the molecules such as the DNA, genes to be whole biosphere. Levels of organizations as the following: genes, cell, organ, organisms, a specific population, community, ecosystem and biome and biosphere. There is organization of the life here. There is a show in this of flow chart. There are genes, cells and the organs, organisms, specific population and community, ecosystem and biome and biosphere. दोस्तों कहते हैं यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, चाहे वो पर्यावरण हो, पारिस्थितिकी तंत्र हो या जैव मंडल हो। ये सारे के सारे जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका जो है पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं अगर हम पर्यावरण शब्द के बारे में जानने की कोशिश करें तो आपको पता है कि पर्यावरण शब्द का आशय एक जीवित प्राणी के चारों ओर घेरने वाले, प्रभावित करने वाले सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियां होती है। यानी आप इसका मतलब पर्यावरण समझ ही सकते हो कि जो भी आपके आसपास जितने भी चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे जैविक परिस्थितियां हो, सभी को ही से ही पर्यावरण बनता है। कहते हैं पृथ्वी पर जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थिति होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं होगा कोई जीव जो होगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो अपना जीवन जो है नहीं चला पाएगा। इसलिए उनके फेवर में जो है एनवायरमेंट कंडीशन होना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब कहते हैं पर्यावरण के दो प्रमुख घटकों में जो है इसको विभाजित किया गया है, एक है निर्जीव, एक है सजीव। चाहे इसको आप सिंपल कह दो कि नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग। तो जो निर्जीव होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग में आते हैं और जो सजीव होते हैं वो लिविंग थिंग में आते हैं। इसको आप अगर ऐसे नहीं करना है तो अबायोटिक, बायोटिक में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्जीव घटक क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है निर्जीव घटक यानी नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अंतर्गत सभी भौतिक, जलवायु, मृदा संवेदी, एपिफिक्स और रासायनिक घटक हो या केमिकल कंपोजिशन आते हैं। इसके जो है अजैविक यानी अबायोटिक घटक भी कहा जाता है, यानी आप इसको अबायोटिक घटक के नाम से भी जान सकते हो, यानी अजैविक। ठीक है, जो जीवित नहीं है उसे अजैविक कहते हैं। कहते हैं इसमें मेनली जो आता है वो आता है तापक्रम, प्रकाश, दाब, आर्द्रता, अवक्षेप, वायु, मृदा, खनिज, अवयव एवं वायु के कुछ महत्वपूर्ण अजैविक घटक। इसमें कुछ जो है पर्यावरणीय घटक संसाधन का कार्य भी करते हैं, जैसे वायु, मृदा और जल, और जबकि इसके घटक जो विनायक कारकों पर भी कार्य करते हैं, जैसे प्रकाश, तापक्रम एवं दाब इत्यादि। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बेशक ये अबायोटिक है, ठीक है, निर्जीव है, लेकिन इनका महत्व नेचर में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी भी है। उसके बाद है हमारे समक्ष आता है सजीव घटक। सजीव घटक का मतलब होता है जो कि इसमें बायोटिक कंडीशन में होते हैं, जिसको जीवित फॉर्म में भी कह सकते हो या लिविंग थिंग भी कह सकते हो। तो इसको कई नाम से जाना जाता है, इसलिए एग्जाम में कोई भी नाम आए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। उसमें आपने बताना है कि इसके अंतर्गत सभी जीवित प्राणी आते हैं, यानी जितने भी जीवित हैं वो सारे प्राणी इसके अंतर्गत आता है, जो कि पर्यावरण पाए जाने वाले जैसे पादप, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। इनको हम बायोटिक घटक भी कहते हैं, क्योंकि ये बायोटिक घटक के अंतर्गत ही आता है। कहते उसके बाद अगर आता है तो आता है पारिस्थितिकी। देखिए इसमें जो होता है ये पारिस्थितिकी भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इकोलॉजिस इज अ जीव के, इसे इकोलॉजी भी कहा जाता है, यानी जीव के पारंपरिक एवं पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। यानी इको ग्रीक भाषा के शब्द जो है इकोलॉजी से लिया गया है, जहाँ इकोइस का अर्थ होता है घर या ग्लोस होता है और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी शाब्दिक रूप में देखा जाए तो घर में जीवित का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है जीव संगठन, यानी जो है
कितने संगठन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इसमें। देखिए हर जीव जंतु में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया होती है, तो उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि इस जो है अंतर संबंध का संगठन के विभिन्न जो है सतरों पर अध्ययन किया जा सकता है। कहते हैं सजीव संसार में संगठन के विभिन्न सतर होते हैं, जैसे अणु, जैसे डीएनए, जीन में आरंभ होकर समस्त जैव मंडल तक होते हैं और संगठन के स्तर पर निवर्त करते हैं। इसमें जो है जैसे जीन आ जाता है, कोशिका आ जाता है, अंग आ जाता है, जीवित, स्पीसीज, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र और जो है जीवेग और जैव मंडल। तो ये सारे मिला के जो है परिस्थिति को बनाते हैं और इनका जो है विशेष स्थान यहाँ पर होता है। There is the next important topic here is the level of biotic organizations showing the direct impact of the environment. There is the most important the impact of the environment on the organism is a self-reproducing system capable of the growing and maintaining itself and the directly influenced by the surrounding environment. The second is the population is the assemblage of the similar organism as belonging to the same species or living together at the one place at the given time. A population is the away of the lives a specific place known as the habitat. The habitat is thus the physical environment in which on the organism lives. There is the environment provide for its needs. For example, the environmental requirement on the elephant would be a forest and not the oceans. Many different species with a similar requirement may be share a habitat. For example, a single ocean as a habitat may be support of whales and seahorses, placoderms and seaweeds and the many other kind of organism. Here the forest, oceans, river, etc. are the some example of habitat which is a common language are there. Addresses of the organism and the feature of habitat can be represented by its structural components in namely the space, food, water and cover of shelter. There is a four important here is a component space, food and water and cover is a shelter. The earth has a four major habitats: the terrestrials, for fresh water is the aquatic where is the river, meter, oceans and the oceanic. There is a four important habitat here. The human gut is a habit of the tapeworm and the rotting a log is a habit of the fungus. Here is most important. They here show the structure of component of habitat here. There is a show in the very clear the space, water, food and shelter for the cover. There is a most important structure here. That is structure component of the habitat. कहते हैं दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर दर्शाने वाले जैविक संगठन के स्तर कौन कौन से होते हैं। ये कई मायने में इंपॉर्टेंट बात रखता है क्योंकि प्राणी एक प्रकार के जो है स्वयं जनन तंत्र है तथा जो स्वयं वृद्धि करने में तथा अपने को बनाए रखने में सक्षम है और यह प्रत्यक्ष रूप से उसके आसपास के पर्यावरण द्वारा प्रभावित होते हैं। कहते हैं एक स्पीसीज के किसी स्थान या समय में पाए जाने वाले सामान्य जीवों के समूह की जनसंख्या इन पॉपुलेशन कहा जाता है। यानी एक ही जगह पर कई टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या का नाम देते हैं। एक जनसंख्या का एक निश्चित निवास स्थान होता है जिसे हम इसका प्राकृतिक आवास यानी हैबिटेट कहते हैं। यानी देखिए कोई भी जीव कहीं भी रहे लेकिन उनका एक ही स्थान होता है जहाँ पर उनको हर चीज़ जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो इसी को ही हम हैबिटेट का नाम दिए हैं। ठीक है, यानी वास का नाम देते हैं। इस प्रकार वास वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें एक जीव रहता है। पर्यावरण में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उदाहरण हाथी की अब जो है पर्यावरणीय आवश्यकता जो है जंगल है, न कि समुद्र है। अनेकों प्रकार के स्पीशीज जिनकी आवश्यकताएं सामान्य हो एक ही वास में रह सकते हैं। कहते उदाहरण अगर समुद्र में हम वेल देखें, समुद्री घोड़ा देखें, शील देखें और पादप प्लक, समुद्री वीड्स और अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। अगर हम वन समुद्र, नदी आदि को वास के उदाहरण है जैसे सामान्य भाषा में जो है जीवों का पता कहा जा सकता है। यानी जीव जो आप तलाश करना चाहते हो उस हैबिटेट में आपको देखना पड़ेगा जहां उसका निवास स्थान के लिए वो अनुकूल होता है, तो वहां पर आप उसको बहुत आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। कहते हैं वास के लक्षण इनके सकारात्मक घटकों के व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सबसे पहले आएगा स्पेस यानी स्थान, उसके बाद वहाँ पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ।
खाद्य पदार्थ से भी हम उस जीव को उस एरिया में ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है जल। जल की उपलब्धता हर एक जीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद है आवरण, कवर या जो है शेटर, यानी आवास, घर, कौन चीज़ किसके अंदर रहता है। तो वो चीज़ें अगर उस एरिया में आपको पता लग जाएगा तो उस जीव को आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि उनको शेल्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कोई गुफाओं में रहता है, कोई पेड़ों को ऊपर रहता है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ों जीव जंतुओं को जो है खोज सकते हो। कहते हैं अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर मुख्य 4 आवास पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है स्थलीय, दूसरा है लवण जल, तीसरा है ज्वार नर्ममुखी जहाँ नदी सागर से मिलती है, और चौथा जो होता है समुद्र। इन्हीं स्थलों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है जहाँ पर जीव वास करते हैं। कहते हैं मानव आंत की अगर फीता कुंभी की वास स्थान है तो, और जो है विलंघनकारी लट्ठा यानी रोटिंग स्लॉग्स कवक पाया जाता है। अगर हम देखें डायग्रामेटिक रूप में भी शो करने की कोशिश करें तो इस प्रकार डायग्राम जो है आपको नजर आएगी, जिसमें जल हो गया, खाद्य, स्पेस और शेटर या देखिए कवर। कहते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती है हर एक जीव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शायद ये बात इंसान आज भूल गया है। आज इंसानों को तो हर चीज़ फ्री में चाहिए और लालच की पिटारा उनको भरना चाहिए, लेकिन उनको पता है कि हमारी जो आवश्यक चीज़ें होती है वो दिन प्रतिदिन महंगे होते चले जा रहे हैं। कहते हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो जो है बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ सस्ते करके उन पे जो है सारे जो कीमत होती है वो दूसरे चीज़ों पे डाल देते हैं। मान लीजिए अगर कोई सरकार अगर बिजली फ्री करती है तो बिजली तो हम कहते हैं कि अगर पीछे के समय में लेके चले जाओ तो वहाँ बिजली होती ही नहीं थी, फिर भी हम जीवन जीते थे। लेकिन उस समय क्या चीज़ थी जिससे इंसान जिंदा था? वो था भोजन। ठीक है, बिजली के बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है, आज के समय में, लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। आज हम अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत लाचार कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ ज़रूरी है। जो चीज़ इंसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो आज स्थान बदल लिया है। कहते हैं बिजली आज फ्री कर दिया गया है और बिजली के जितने भी पैसे होते हैं वो खाद्य पदार्थ पे चढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इंसान को जो है आजकल थाली में से बहुत चीज़ ऐसे चीज़ हैं जो गायब हो गए हैं। आज वो उस चीज़ का जो है भोजन में आनंद नहीं ले सकते हैं। तो ये इंसानों को समझने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार जीव जंतु के लिए जल, खाद्य और जो है शेल्टर इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार इंसान को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, और किसी की भी जो है राजनीतिक नेताओं के बातों में नहीं आना चाहिए कि हम ये फ्री करते हैं तो ये फ्री करते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, फ्री में संसार में कोई नहीं देता है। इस वस्तु का अगर यहाँ फ्री कर रहा है तो वही कीमत जो है उस वस्तु को पूरा करने के लिए वो दूसरे इंपॉर्टेंट वस्तुओं पे जो है रेट बढ़ जाती है। The one most important topic here, the niche and organism. There is a most important topic here. In a nature, many species occupy the some habitat, but they perform different function. There is a most important here. The functionality character of the species is the habitats. It is referred to be niche, and which the habitat of a species like it is a address. That is called to the address where it's a leaves. That is called to address, and niche as can be thought there of the profession is activity and response specific to the species. The term of niche means to the sum of all the activity and the relationship of a species by their which it's use the resource and in the habitat that survive and reproduction. That is the most important for here. A niche is a unique for the species, and which maybe species may share the some habitat, and no two species in the habitat can have the same niches. This is because if the two species occupy the same niche, they will be complete with the one another until one are displaced. For example, different species of insect may be pest of the same plant, but there can be coexist as their feed and different part of the same plant. That it is because there is a niche is very different. Here shown in this diagram, there is the most important diagram, the ecological niche of human beings. There is a clear show for there, the center of the human, there is a eating to all living thing. There is a most important diagram here. There are diagrams. Another such example is the vegetation of forest. The forest can support a large number of plant species and they occupy different niches. The tall trees and the short trees is a shrub, is the bushes and the grasses. Their height vary and there is a difference in the requirement for the sunlight and nutrition, and so there can
all just survive up together. There is the most important here and show in this picture. Here show the different types of insect living in the same planted here. There is the smooth and larva and let's bug here. And the next here, there is the other spontines and the leaf of miners. A root is a feeding white is gob. There is the most important different species of insect feeding on different part of the same plant. There is the most important diagram here. There is also other example of certification and tropical rainforest is a forest ecosystem. Their most important source available in the niche of the animals are food and shelter. While the case of plant there are a moisture and nutrition is a phosphorus and nitrogen. There is a most important diagram here show the certification of tropical rainforest. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है निकेत और जीव। देखिए निच क्या होती है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है क्योंकि आपको पता है ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं प्रकृति में कई जातियां स्पीसीज एक ही विशेष आवास में रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। किसी एक जाति द्वारा अपने आवास में किए जाने वाले क्रियाकलाप अभिलक्षण सामान्य एवं सामूहिक आवास का निकेतन कहा जाता है। यानी जो भी हम क्रियाविधि करते हैं अपने आसपास रह के उसे ही निकेतन कहते हैं, उसे ही निच कहते हैं। तो साधारण शब्दों में आप समझ सकते हो कि अपने आवास में किए जाने वाले क्रियाकलाप और अभिलक्षण सामान्य और सामाजिक आवास को निकेतन कहा जाता है। यद्यपि जातियों का अगर देखा जाए आवास एक प्रकार से उसका पता कहलाता है, यानी एक तरह से वह ड्रेस कहलाता है जहाँ पर वो जीव जंतु रहता है, जहाँ वह वास करता है, ठीक है। निकेतन का उसकी दक्षता यानी प्रोफेशन समझा जा सकता है, अर्थात उस जाति विशेष के समस्त गतिविधियाँ और अनुक्रियाएँ जो निकेतन शब्द का तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर अगर हम सब बातों को देखें तो निकेतन शब्द का तात्पर्य यही रहता है क्लियर शब्दों में कि एक जाति विशेष की सभी गतिविधियों और संबंधों का कुल योग जिसके द्वारा वह जाति अपने जीवन यापन यानी अतिजीवित और जनन के लिए आवास के संसाधनों का उपयोग करता है, उसी को निकेतन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आवास। यानी सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो देखिए कोई जीव जो होता है कहीं रहता है वहाँ पर हर तरह की गतिविधियाँ करता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, अपशिष्ट त्यागने की हो, कुछ भी हो, सारी गतिविधियाँ जितनी भी गतिविधियाँ होती है सारे गतिविधियों के कुल योग को ही हम निच कहते हैं। यानी ये बहुत ही आसान शब्दों में हो सकता है और साथ में उसके लिए सारी संसाधन है उचित मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि इंसान कुछ साल पहले बिना लाइट के रह सकता था और रहता भी था, आज भी रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता है। ये बात शायद बड़े बड़े नेताओं को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आए दिन यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है और बढ़ने से क्या हुआ है, आम गरीबों का रीढ़ की हड्डी टूट रही है। उनकी कमाई बहुत कम है लेकिन महंगाई सर के ऊपर तांडव कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बिजली फ्री कर दे रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, कहते हैं कि बस की किराया फ्री कर रहे हैं, हर तरह की चीज़ों पे लालच लोगों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक कुर्सी प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है और लोगों को भी ये बात समझ नहीं है कि जितना भी ये फ्री कर रहे हैं सारे के सारे जो पैसा उसको आना चाहिए वो सारे के सारे खाने पीने वाले वस्तुओं पे डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से साग सब्जियां हो या फल फ्रूट हो, चाहे आपका दलहन चीज़ें हो, सब महंगे पे महंगा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन महंगाई आम गरीबों के कमर तोड़ रहा है। कहते हैं इसका प्रभाव बड़े लोगों को तो नहीं पड़ेगा लेकिन आम गरीबों पर पड़ेगा। कहते हैं यहाँ जीव जंतु भी उसी कंडीशन में जीना पसंद करते हैं जहां उनका हर चीज़ की व्यवस्था हो। अगर मान लीजिए ऐसा सिस्टम रहा तो शायद लोग यहाँ से जो शहरों में सर्वाइव करने आते हैं या काम धंधा की तलाश में आते हैं शायद वो माइग्रेट करना छोड़ दें और अपने ही गांव में अपने ही खेतों में कर करके अपना ही पेट भरते रहेंगे। फिर दुनिया का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा सारा। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बड़े बड़े लोगों को भी समझना चाहिए, जो नेता लोग होते हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई जिस चीज़ विभाग को मैं फ्री कर रहा हूँ क्या उस विभाग के व्यक्ति क्या भूखे थोड़ी मरते हैं। ये आपको भी सोचना चाहिए कि मान लीजिए अगर बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं अगर बिजली फ्री कर दिया जाए, कहते हैं कम से कम एक बार में अगर 10 लाख परिवार को भी बिजली फ्री होता है तो समझ लीजिए 1 ही रुपया का जोड़िएगा तो 10 लाख का सरकार को घाटा होती है और 10 लाख की पूर्ति करने के लिए वो खाने पीने की चीज़ों को
जो है बढ़ा देगा। तो ये आपको समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर अगर हम नीच की बातें करें तो नीच भी वही होती है जहाँ पर सभी चीज़ों को उपलब्धता हो। अगर ये उपलब्धता नहीं रहेगी, खाने पीने की वस्तु सही रेट पे नहीं मिलेगा। आपको पता है कि दूध भी इतना आज हाई रेट पे चला गया है जहाँ पर एक आम जो है माता पिता को अपने बच्चों को पिलाना शायद संभव ही नहीं है। और वो लाते भी हैं पिलाने के लिए तो उसमें कहते हैं कई तरह की मिलावटें होती हैं। तो कहते हैं क्यों मिलावट हो रही है? महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये सारे कारण आज के समय में बन गया है। तभी कहते हैं दोस्तों कि आज के समय में समझदार बनिए, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और हम जितना समझदार बनेंगे उतना हमारा देश जो है सुचारू रूप से और ढंग से चलेगा। कहते हैं अगर आप यहाँ इकोनॉमिक्स ग्रोथ दिखा रहे हो तो इसकी वास्तविकता नहीं है। ये मैं आज क्लियर कह रहा हूँ। आने वाला समय में देखना, अगर किसी और की सरकार बनेगी तो उनका जो है वो झूठा साबित कर देंगे, ठीक है, कि उनका इकोनॉमिक्स ग्रोथ कुछ भी नहीं था। अगर इकोनॉमिक्स ग्रोथ होती तो इतनी महंगाई नहीं देखने को मिलता, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, जाना है कि ऐसा नहीं होता है। कहते किसी भी देश की तभी सुचारू रूप से चल सकता है अगर वहाँ महंगाई पे और बेरोजगारी पे कंट्रोल पा लिया जाए। लेकिन कहते हैं भारत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है और ना बेरोजगारी का कंट्रोल हो रहा है। तो कैसे हमारा इकोनॉमिक्स ग्रोथ जो है बढ़ गया है, शायद मुझे समझ तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, चलिए ये बात तो था जो सच्चाई है, जिसको आपको अभी अमल करने की बात है और समझने की बात रही। आगे कहते हैं इसमें कि आपने तो यहाँ समझ ही लिया होगा कि निकेतन क्या है। निकेतन आप फिर से मैं बता देता हूँ एक बार और कि निकेतन का अर्थ वही होता है जहाँ पर किसी भी जीव के लिए सारे संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध हो और आसानी से वो सर्वाइव कर सके, यानी उनके जीवन यापन के लिए सारी चीज़ें उपस्थित हो। उसी को निच का नाम दिया गया है, उसी को आवास कहा गया है। कहते हैं निकेतन प्रत्येक जाति के लिए एक अनूठा होता है, क्योंकि वो वहाँ पर सर्वाइव करता है, जबकि अनेक जातियाँ मिलजुल कर एक ही प्रकार के आवास में रह सकते हैं। किसी एक आवास में दो स्पीशीज का निकेतन या एक ईसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि दो जातियाँ एक ही निकेतन में रहेगा तो एक दूसरे के साथ तब तक समझौता करेगा जब तक कि वो नियम से एक वहाँ से हट ना जाए। तो ये तो हमेशा संघर्ष रहा ही है कि देखिए कोई भी घर में कहते हैं दो व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, परिवार पूरा दो व्यक्तियों का परिवार नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें खटपट होता रहता है। तो वही बात यहाँ निच पे भी आती है, जीव जंतु में भी आती है। विस्थापित न हो जाए, क्योंकि विस्थापित जब तक नहीं होता है, एक वहाँ से नहीं हटता है, तब तक जो है जीवन सुचारू रूप से चलाना शायद संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर कीटों की विभिन्न जातियों एक ही पौधे के नाशक पोस्ट हो सकते हैं, लेकिन कि वे पौधे के अलग अलग भाग को खाते हैं, इसलिए साथ साथ रह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अगर एक पेड़ पे, जैसे कि हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक पेड़ पे कई जीव रहते हैं, अगर मान लीजिए वो जीव एक ही चीज़ को खाते हैं तो उनको सर्वाइव करना शायद मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन अगर वही जीव अगर डिफरेंट चीज़ों को खाते हैं तो एक ही पेड़ पे कई जीव आवास कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके समक्ष मानव का जो है परिस्थिति तंत्र यानी नीच दिखाया गया है। देखिए मानव सेंटर में है, उसके बाद वो सारे जीव जंतु को जो है भोजन कर सकता है, सारे जीव जंतु पे आश्रय हो सकता है। तो इंसान सबसे बीच में है और इंसान जो है सभी जीवों को जो है भक्षण कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत था। देखिए यहाँ पर दूसरा डायग्राम जिसकी हम बात कर रहे थे, एक पौधा है और एक पौधे में देखिए कितने तरह के जीव जो है यहाँ पर अग्रसर है, क्योंकि आपको पता है सब जो है डिफरेंट चीज़ों को खा रहे हैं। कोई जड़ को खा रहा है, तो कोई पत्तियों को खा रहा है, कोई फल को खा रहा है, कोई उसके जो है टहनियों को खा रहा है। तो इसलिए जो संभव हो गया है इसको सर्वाइव करना यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए अगर एक ही चीज़ सब खाते तो शायद यहाँ सर्वाइव करना इनके लिए संभव नहीं था। अगर देखा जाए यहाँ पर तो वन की वनस्पति ऐसा दूसरा उदाहरण है। वन में अनेक पादप जातियाँ हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग निकेतन में रहते हैं। लंबे वृक्ष, छोटे वृक्ष, झूप और झाड़ झाकड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि देखिए अगर मान लीजिए वनों को हम बात करें तो यहाँ पर लंबे वृक्ष, छोटे वृक्ष और धूप जो झाड़ झाकड़ा और घासें आपको मिलेगी। उनकी ऊंचाई अलग अलग होती है और प्रकाश एवं पोषक पदार्थों की उनकी आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वे सभी एक साथ जीवित रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन भी अलग अलग होती है, इसलिए सभी जीव जो है यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम से भी आप इस बात को समझने की कोशिश कर सकते हो कि यहाँ लघु वृक्ष दिखाया गया है, झाड़ियाँ, शाख दिखाया गया है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का स्तरण यहाँ वन पारितंत्र दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो जो है प्राणी जंतु के निकेतन में पाए जाने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है संसाधन खाद्य और शरण है, जबकि पौधों में मामलों में ये नमी और पोषक
जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन के लिए उपयुक्त होता है। तो कहते हैं हर एक जीव जंतु एक दूसरे पे जो है आश्रित होता है, क्योंकि ये जो है निच की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी कि निच जो होती है जो जीव जंतु आसपास होते हैं। हम इसमें मनुष्य को भी देखें कि जो मनुष्य के लिए आवश्यक चीज़ें होती है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में ही मनुष्य रहना पसंद करता है। अगर वो कंडीशन ना मिले तो शायद मनुष्य वहाँ पर न रहे। पुरातन समय में भी ऐसा होता था और आज के समय में भी ऐसा ही होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर देयर इज द अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द एवरी ऑर्गेनिज्म आर suited to their lives in the particular habitat, and you know that is a count adapted to growing to the water, while their camels is adopted from a life in a desert. And the adaptation is thus their appearance or habitats or structure or mood of there is a life or organism that allow it to survive in a particular environment. A presence of gill and fin are example of adaptation of fish to aquatic habitats. And in the aquatic flowerings plant, absence of buds formation and a highly reduced root system. Our adaptation to the aquatic environment. Adaptations can be observed in structures or behavior or physiology of the organism. There is a physiology of the organism, and the adaptation have a genetics is a basis of has been involved to the perfectly to throw there is a evolutionary process. The following are example of basic adaptation that help the animal and plant to be survive in their is a respective environments. The first important point here is the shape of birds of beaks is suited to the kind of food it's a need to the pursuer, and there is again their thickness of the thinners of their fur depend on the limited in which their animal lives, and presence of features and the wings of birds a movement in air, a presence of thorns and the leaves their stem and protection from is a herbivorous. There is the most important here. Show this diagram. Here show the adaptation in the types of as beak in bird, their beaks of different birds adopted for the feeding on different kind of food and plant with the thumbs or protecting. There is the most important diagram show here. There are long things beaks of the useful for the pulling worms out of mud, and there are strong beaks of the parrot is the useful for cropping of nut, and this is a flat beaks help to the feedings on the fish, insect and plant or water. There is a most important adaptation here in a animal. The next is a species. If you wearing to the sunfish from the two different ponds and put them together in a pond, they are interbreeded, so both a population of the sunfish belong to one species. A species is defined as a group of organisms which can be interbreed and reproduce successfully. This organism may be separated in the space and the time into the smaller is a groups called to the population. For example, human population live in a different geographically area but all belong to the species is a Homo sapiens. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ड आया है अनुकूलन। देखिए अनुकूलन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ के क्या फेवर कंडीशन पाया गया है। कोई चीज़ तभी सर्वाइव करता है जब उसके लिए सही अनुकूलन यानी अडोप्टेशन प्रेजेंट हो। कहते हैं प्रत्येक जीव अपने विशेष आवास में रहने के योग्य होता है। अगर उसको आवास सही नहीं मिले तो वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप जानते ही हैं कि नारियल जल में उगने के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है, जबकि ऊँट जो है मरुस्थल में जीवन यापन के लिए होते हैं, क्योंकि ऊँट को इस प्रकार बनाया गया है कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। कहते हैं इंसानों के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ रहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि वो हर एक कंडीशन के भली भांति उनको आभास होता है और समझ होती है। कहते हैं इस प्रकार अनुकूलन किसी जीव के जो है वह विधि या संरचना या व्यवहार अथवा प्रकट की स्थिति है जिससे कि जीव किसी विशेष वातावरण में जीवित रहता है। यानी अनुकूलनतम का मतलब यही होता है दोस्तों, अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई जीव के लिए अगर वो फेवरेबल कंडीशन मिलता है और वहाँ वो सर्वाइव कर सकता है तो उसी को ही अनुकूलन स्थिति कहलाता है। कहते हैं मछली में क्लोम, गिल और पंख होते हैं, ये उनकी जलीय जीवन के अनुकूल का एक उदाहरण है। ठीक है, आपको पता है गिल जो होते हैं उनको ऑक्सीजन जो पानियों में मिले होते हैं उसको लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनके जो फिन होते हैं वो उनके तैरने में हेल्प करता है। तो कहते हैं हर चीज़ की अपने अनुकूल स्थिति होती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव उस क्षेत्र में
कर पाते हैं। अगर देखा जाए जलीय पुष्प पादपों में दारू यानी कष्ट नहीं पाया जाता है। उनकी जलें कम जो है प्रवर्धित होती है। यह उनकी जो है जलीय वातावरण अनुकूल को ही दर्शाता है। ठीक है, यानी उनमें जो होती है बुडन पाया नहीं जाता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं, जो पानी वाले पौधे होते हैं, उसमें जो है कष्ट नहीं पाया जाता है, यानी बुडन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके अनुकूल करने के लिए किया जाता है ऐसा। किसी जीव के अनुकूलन उनकी रचना, व्यवहार तथा शरीर की क्रियाविधि में देखा जा सकता है। अनुकूलन के जो है आनुवांशिक आधार होते हैं और उसी के अनुरूप जीवों में परिवर्तन हुए हैं तथा विकासीय प्रक्रिया द्वारा अपने को सहज और पुण्य बनाए रखने के लिए उनको प्रेरित करती है। कहते हैं अगर ऐसे मूलभूत अनुकूलन के उदाहरण यहाँ पर कुछ प्रस्तुत किया गया है जो प्राणियों के पादप के निजी वातावरण में जीवित रहने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। अगर हम पहली बात देखें तो पक्षियों की चोंच की आकृति दाना चुगने के लिए उपयुक्त होती है, जैसा कि हम चित्र में भी देखेंगे। कहते हैं अगर देखा जाए जिस प्राणी जिस प्रकार की जलवायु में रहता है उसी के अनुसार ही उसके जो है लोम यानी फर पलते अथवा मोटे होते हैं। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पतला होना या मोटा होना प्राणी की जलवायु पर निर्भर करता है। वायु में उड़ने के लिए पक्षियों में जो है पिश यानी पर और पक्ष डेना होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां और तने पर कांटे मौजूद होते हैं जो शाकाहारियों से उनकी रक्षा भी करते हैं। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। देखिए यहाँ पर एक देखा गया है कि डिफरेंट जो है पक्षियों के जो है उसके चोंच दिखाए गए हैं। पक्षी चोंच के प्रकार का अनुकूलन विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चोंच विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थों को खाने के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे कि पहला में आप देखोगे कि इसके बहुत लंबे होते हैं, तो लंबे इसलिए होते हैं कि वो बहुत ही आसानी से जो है धरती के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो आसानी से उसको खींच सके। अगर आप तोते को देखोगे, पैरट को देखोगे तो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये नट को खाता है। ठीक है, इसलिए इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यहाँ पर अगला देखोगे चपटी चोंच वाले को देखोगे तो वो जो चपटी चोंच इसलिए होता है क्योंकि इसको जो है मछलियों अगर खाती है तो उसकी मछली के लिए पकड़ने के लिए ये पर्याप्त हो, यानी उससे जो है मछली भाग ना सके। ठीक है, या कीट पतंगों को खाने के लिए पर्याप्त बनाई जाती है। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है अगला पार्ट ख में दिखाया गया है कि एक पौधा है जिसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। आखिर फूल में कांटे क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि दूसरा जीव जंतु जो है इस पर इफेक्ट ना करे और इसकी सुंदरता को नष्ट ना करे। तो कहते हैं नेचर हर चीज़ की व्यवस्था जो है पहले ही कर देता है, चाहे उसकी सुरक्षा का हो चाहे उसका जीवन यापन का हो। कहते हैं अगर हम स्पीसीज के बारे में जाने तो क्या है, यदि आप सूर्य मीन यानी सन फिश कि 2 तालाबों में ले और उन्हें एक साथ एक ही तालाब में रखें तो उन्हें परस्पर प्रजनन होगा। यह दोनों के सूर्य मीन एक ही स्पीसीज के हैं। स्पीसीज के अभिप्राय इस प्रकार दी जा सकती है कि जीव का एक समूह जो आपस में सफलतापूर्वक प्रजनन करते हैं और जनन कर सकते हैं। इन्हें स्थान और काल के अनुसार छोटे समूह में अलग किया जा सकता है तथा इन्हें जनसंख्या समष्टि पॉपुलेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं लेकिन सभी एक ही स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं होमो सैपियंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ स्पीसीज का मतलब दोस्तों यही होता है, चाहे वो स्पीसीज किसी भी समय किसी भी काल में रहे हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे हों, वो एक ही स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, अगर उनमें प्रजनन भी कराया जाए तो वो प्रजनन होगा क्योंकि वो सेम स्पीसीज का है। जैसे इंसान को ही ले लीजिए, चाहे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जहाँ के भी ले लीजिए, अगर ये दोनों में मैरिज होता है तो इनसे जीवन उत्पन्न होगी क्योंकि ये बेशकली कहते रहते कहीं और है लेकिन इनकी स्पीसीज जो है एक सामान्य है। यानी ये सारे के सारे जो हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको होमो सैपियंस के स्पीसीज के नाम से ही जाना जाता है, यानी सारे के सारे जो है ये होमो सैपियंस। Our next topic is population. Population is defined as the group of freely interbreeding individuals of the some species present in the specific geographical area at a given time, and their population has a 12 of its own which are different from those of the individuals as a forming of population. For example, an individual is born and die, but a population continues. Is a population may be a change in the size depending on the birth and death rate of the population. And second point is on the individual is either female or male, young or old, but is a population has a sex ratio which is the mean. The ratio of the male and female in the population which also has a, and their third is the age of stature, which mean to the various age groups into which their population may be divided. The character of the any population depend on the following factor. There is the most important here, their main factor here.
Here is a density of the population, as a nativity birth rate, mortality is a death rate, and the parcel, biology potential, and age distribution, and dispersion and the growth form. There is the most important characteristics of any population. The first here is a density. Density is the number of individual per unit area at a given time. Is a term population density which may be vary from a time to place to place. For example, you may be notice more plant and animal species in the garden during the monsoon season. And density of particular organism in the region of determined by the selecting randomly sample from the area of particle dimension, there is a size is called to quadrate from that region. And in case of large mobile animal like a tiger, leopard, lion, deer, etc., their density may be determined by the counting individual animal directly by their is a pug mark as a food is as a imprint. Their pug mark is a food imprint is the most important left by the animal in the defined area. The here show the is a pug mark is a footprint of the soft padded feet is wild animal. There is the wolf, Helens, and is a paw mark of the cat and the love and the foot mark here shown in this diagram. There is a most is the counting of human population is the call is a census, and they carry out of the Indian governments every 10 years in the census. However, each individual in the physically counting. There is a first is a birth rate or natality, the rate at which the new individual are born and added to be a population under given is an environment condition is called natality. And in case of human natality is a birth rate is usually expressed in term of birth per thousand per year. There is a most important, and death rate is a mortality. Death is a loss of individual from a population due to death under given environment condition is called to the mortality. The mortality rate is a human population may be expressed in a term of number of persons dead per thousand per year. The next is a dispersal. Dispersal is here the movement of individual of population out of region on a permanent base of term or immigration. The immigrations is a refer to the movement of the individual into the new area. Is a dispersal is include both migration going away is permanently from one area and immigration is the influx of the new individual into the area. There is a density of population in the basically depend on the four factor is a natality, mortality, and migration and immigration. Here show the diagrammatic parameter of population here. The immigration is a positive, natality is a positive, and density is a so all there. And the immigration is a negative, mortality is a negative. There is a most important density is a factor. The density is here is a immigration is a positive. Immigration is positive, natality is a positive, but immigration is a negative, and mortality is a negative here. The parameter of population and the age distribution of national populations include individually of the all age group. The age distribution refer to the proportion of individually of different age group in a population. This population may be broadly divided into three age of group. The first is a pre-reproductive groups is a composition of the juvenile or individual in a children, and second is a reproductive groups is a consist of the individual are capable of reproductions, and third is a post-reproductive groups contain aged individuals who are incapable of reproduction. There is the most important three groups here. A rapidly growing population will be usually contain a large proportion of the individual into reproductive age group. A steady population where in the not increasing decreasing of population containing on their even distribution of all age group, and a declining population containing a large proportions of all individually in the post reproductive age. Here the sex ratio is an important aspect of population. It is referred to the ratio between two female and male individually in the population.
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जनसंख्या। जनसंख्या कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं जनसंख्या की परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है कि किसी निश्चित समय में एक विशेष भौगोलिक स्थल में मौजूद एक ही प्रजाति के मुक्त रूप से जो है अंत प्रजनन करने वाले व्यक्तियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। यानी वहाँ प्रजनन करते हैं और जीवन यापन करते हैं, उसी को जनसंख्या का नाम दिया गया है। जनसंख्या या आबादी की अपनी विशेषता होती है जो व्यक्तियों से भिन्न होती है, जिसे जनसंख्या बनती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन जनसंख्या नष्ट नहीं होती है, वो चलती ही रहती है। आबादी के आकार में परिवर्तन हो सकता है, जो आबादी में होने वाली जन्म और मृत्यु दरों पर निर्भर करती है कि कितना जन्म दर हुआ है और कितनी मृत्यु दर हुआ है। कहते व्यक्ति या तो स्त्री है या पुरुष, युवा है या वृद्ध, लेकिन किसी भी जनसंख्या में स्त्री पुरुष का एक निश्चित अनुपात ही होता है, जिसका अर्थ है कि आबादी में स्त्री के प्रति पुरुष के अनुपात में इसका उम्र भी सम्मिलित हो। कहने का मतलब यही है कि आबादी को कई उम्र समूह में भी बांटा जा सकता है। कहते हैं किसी जनसंख्या के अभिलक्षण निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 8 कारक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है जनसंख्या का घनत्व, कि जनसंख्या के घनत्व या डेंसिटी कितनी है। उसके बाद जतात यानी जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, और जो है बिखराव कितनी है, और जैविक बायोटिक विभव कितने हैं, आयु आवंटन कितना है, और जो विक्षेपण कितना है, और वृद्धि रूप कितनी है। तो ये जो 8 इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे जनसंख्या निर्भर करती है, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे समक्ष आता है घनत्व यानी डेंसिटी। कहते हैं एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी एक निश्चित इकाई यानी आप समझ लो एक क्षेत्र जिसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, कि एक क्षेत्र में कितने व्यक्ति जो है निवास कर रहे हैं, इसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो कि अलग अलग समय में और अलग अलग स्थान पर घट और बढ़ भी सकता है। देखते हो कई क्षेत्र जहाँ पर सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, वह कई मायने में कई जनसंख्या जो है निवास करती है, लेकिन कई क्षेत्रों में जो है बहुत कम वहाँ पर संसाधन होती है, तो वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम होता है। लेकिन डेंसिटी इस बात पर निर्भर नहीं करता है। डेंसिटी सिर्फ इतना कहता है कि किसी क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जितने व्यक्ति हैं, उन्हीं को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आपको मानसून के मौसम में किसी बाग में उद्यान में अधिक पादप और जंतु जाति मिल सकती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में किसी खास जीव को घनत्व का जो है निर्धारण ऐसा जैसे प्रदर्शित चयन द्वारा किया जा सकता है। यह प्रतिदर्शन एक विशेष आकार के क्षेत्र में लिया जाता है, जिसे उस क्षेत्र की वर्ग यानी जर्सिका यानी क्वाड्रेट कहा जाता है। कहते हैं अगर घनत्व के निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से एक एक जंतु की गणना या किसी निश्चित क्षेत्र में जंतुओं के बने उसके पद चिन्ह यानी पैरों के निशान या छाप की गणना पर किया जा सकता है। यानी किसी हम जीव जंतु को निकालते हैं तो वहाँ के जो है पैर के छाप से निकाल सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फुट प्रिंट भी कहते हैं, यानी पैरों का निशान भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, भेड़िया का पैर का निशान दिख रहा होगा, ठीक है, लकड़बग्घा का दिख रहा होगा, बिल्ली के पद निशान दिख रहे होंगे, और जो है आपको जो है टाइगर का भी पद निशान दिख रहे होंगे। तो ये पद निशान जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं अगर मनुष्य की जनसंख्या की गणना को जनगणना या सेंसस कहा जाता है, तो भारत सरकार द्वारा प्रति 10 वर्ष की अवधि के बाद यह गणना कराई जाती है। फिर भी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्तियों की गणना यह देखकर की जाती है कि वह जो है शरीर विद्यमान है, यानी उसका शरीर तक विद्यमान हो, तभी गणना में लिया जाता है। कहते हैं जन्म दर सबसे पहले आता है इसका, ठीक है। कहते हैं प्रभावित करने वाले कारक में जो है जन्म दर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जन्म दर कहते हैं जिस दर से व्यक्ति जन्म लेते हैं और दी गई पर्यावरणीय अवस्थाओं मनुष्य की आबादी में सम्मिलित हो जाते हैं, उसको जन्म दर कहते हैं। यानी जो है आबादी में सम्मिलित होने को जन्म दर कहते हैं। या सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जन्म दर की प्रति वर्ष प्रति 1000 जन्म के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यानी जो है एक वर्ष में कितने जीवित जन्म जो हुए हैं बच्चों को, उसको जन्म दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम मृत्यु दर को देखें, कहते हैं मृत्यु दर की एक देखिए मृत्यु दर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि दी गई पर्यावरणीय अवस्थाओं का जन्म अंतर्गत आबादी में व्यक्ति को मर जाने से होने वाले कमी को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, या मोर्टेलिटी भी इसको कहते हो, ठीक है। इसमें जो है कोई व्यक्ति की कमी हो जाती है, यानी वो जनसंख्या में कम जाता है, तो उसी को मृत्यु दर के नाम से यहाँ जाना जाता है। अगर सिंपल भाषा में देखें तो मानव की आबादी में संदर्भ में जो मोर्टेलिटी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि प्रति वर्ष प्रति 1000 मृत व्यक्तियों की संख्या, देखिए प्रति वर्ष प्रति 1000 मृत व्यक्तियों की संख्या,
तो ये बहुत आसान शब्द है जिसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद बिखराव, यानी जो है इसमें क्या कह सकते हैं, डिपल्सल्स, यानी जो है यहाँ बिखराव यानी जो डिप्रेशंस कैसे होती है। तो कहते हैं किसी भी आबादी में से व्यक्तियों का स्थायी रूप से अनंत चला जाना, ठीक है, यानी जो है उर्वास यानी माइग्रेशन कहलाता है, ये माइग्रेशन कहलाता है, यानी माइग्रेशन भी कह सकते हो बिखराव को। व्यक्तियों के नए क्षेत्र में आ जाने और प्रवास यानी इमाइग्रेशन प्रक्रिया में दोनों प्रकार की प्रक्रिया उत्वासन व्यक्तियों के स्थायी रूप से दूर किसी नए क्षेत्र में चले जाना होता है। यानी सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं बिखराव का मतलब कि अगर आप किसी क्षेत्र में निवास करते हो तो अपने क्षेत्र से आप किसी क्षेत्र में चले जाते हो तो माइग्रेट कर जाते हो, लेकिन वो ई माइग्रेट में कहलाएगा। लेकिन अगर माइग्रेशन होती है तो पूरी तरह से माइग्रेशन हो जाती है, यानी आप अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके बस जाते हो। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश करते हैं जिसको हम अप्रवासन कहते हैं, यानी व्यक्ति का किसी नए क्षेत्र में आ जाना जो है अप्रवासन कहलाता है। कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो कि धनत्व को प्रभावित करते हैं, देखते हैं। कहते हैं देखा जाए इस प्रकार जनसंख्या का धनत्व के 4 कारकों पर निर्भर करता है। जो 4 कारक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन और जो है उत्प्रवासन, ठीक है, ई माइग्रेट और माइग्रेट। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो, ठीक है, ये ई माइग्रेशन हो या माइग्रेशन हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, फैक्टर के रूप में जनसंख्या को प्रभावित करता है, इसके डेंसिटी को। यहाँ पर दोस्तों एक जनसंख्या घनत्व के जो है प्रचलन जो है एक डायग्रामेटिक यहाँ पर शो करने की कोशिश किया गया है। अगर आप देख सकते हो तो इसमें देखिए जो अप्रवासन होती है वो पॉजिटिव होती है, जन्म दर भी अच्छा होता है, पॉजिटिव में आता है। तो ये जो है धनत्व के पार्ट है या डेंसिटी के ये पार्ट होता है। लेकिन अगर उत्प्रवासन होता है तो ये नेगेटिव में चली जाती है उस क्षेत्र की जनसंख्या, और मृत्यु दर होती है तो ये भी नेगेटिव में चला जाता है। तो ये सारे बातें जो होते हैं डेंसिटी के 4 फैक्टर होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं, यानी प्रवासन पॉजिटिव में रहेगा, जन्म दर जो है पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि इससे जनसंख्या बढ़ती है, और लेकिन यहाँ धनत्व में सबसे अधिक जो प्रभावित करती है वह है उत्प्रवासन, यानी उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाना, तो उसकी जनसंख्या वहाँ पर कमी हो जाती है, या मृत्यु दर प्राप्त करना। तो मृत्यु दर में भी अगर सम्मिलित करते हैं तो जनसंख्या घनत्व को ये काफ़ी प्रभावित करता है, यानी काफ़ी उसको इफेक्ट डालता है। कहते हैं अगर देखा जाए वासन बंटन यानी आयु बंटन, कहते हैं प्राकृतिक जनसंख्या के अंतर्गत सभी आयु के वर्ग के व्यक्ति आते हैं। आयु के बंटन के तात्पर्य है कि उस आबादी के विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा। आबादी के मोटे तौर पर 3 आयु वर्ग में बांटा गया है, जो आपको पता ही है और समझ आया है कि सबसे पहले तो जनन पूर्व समूह यानी वर्ग, जिसके अंतर्गत किशोर और बच्चे आते हैं, यानी जो है जुडिकली में आते हैं, एडोसेंस में आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, एडल्ट होते हैं, जो कि कहते हो बच्चे किशोर कह लो, एडोसेंस कह लो, ठीक है, तो उसमें आते हैं। तो वो इसमें जो है जो सबसे पहला आता है उसका जननीय वर्ग, इसके अंतर्गत जनन करने वाले सक्षम व्यक्ति आते हैं, जो जनन करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाता है। तो सारे बच्चे जो हैं व्यक्ति जो है जनन वर्ग में आते हैं। उसका जनन पश्च यानी जनोत्तर वर्ग, जो जन्म देने की क्षमता खो दिए हैं। इस वर्ग के अंतर्गत जो है वृद्धि व्यक्ति आते हैं, ठीक है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं सारे को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो अब जनन करने में असमर्थ हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आयु वर्ग 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। एक जो जन्म लिए हुए बच्चे, एक जो है जो आगे अपना जनन कर सकते हैं, और एक जो जनन जो है क्षमता खो दी है। तो ये तीनों अवस्थाएं जो है कोई भी आयु वर्ग बांटने के लिए जो है बहुत ही आसान और सरल होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसमें सामान्य रूप से ऐसे उम्र समूह के व्यक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक होती जा रही है जो जनन कर सकते हैं। इसीलिए आबादी ऐसी आबादी को न बढ़ रही है और न घट रही है, में ऐसे सभी उम्र समूह के व्यक्तियों की संख्या लगभग सामान्य होती है, और ये हर्षमान कहलाएगी, यानी गिरती हुई बात कहलाएगी। आबादी में वृद्धि लोगों की या जनन पशु जनन कर सकने के योग्य बनाता है। आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या जो है पर्याप्त होती है। कहते हैं स्त्री और पुरुष के अनुपात, अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष अनुपात आबादी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह आबादी में मौजूद स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों कहते हैं कि ये सब बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि क्या है हमारे देश में हमारे जो जनसंख्या बढ़ रही है उनके कारणों के बारे में जानना और किस वर्ग में बांटा जाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इससे जो होता है हमारे देश की भविष्य निर्धारित होती है कि हमारे देश में कितने यंग रहते हैं और कितने उनकी जो है कार्य क्षमता हम अपना सकते हैं। तो इसमें स्त्री पुरुष अनुपात का भी अपना स्थान है। कहते हैं यहाँ पर जो है आयु वर्ग को जो है 3 भागों में बांटना भी इसी का एक रूप रहता है।
The our next topic is the most important is a population growth. The population growth is the most important here. The growth is a stability of decline in the number of individuals in a population in the influence by its relationship with the environment. A population have a characteristics pattern of growth with the time, which is depicted by their population growth curve. A two basic form of population growth curve can be identified. There is a J-shaped growth and S-shaped growth. There is a show in this diagram. There is a most important diagram here. There is a population size is a population growth curve. There is a plateau stage, transition stage, and exponential growth phase. The first is a exponential growth phase, and second is a transition stage, and the plateau phase stage here. There is a growth for the S shape. S shape mean the sigmoid growth curve. There is the most important sigmoid growth curve is important for the exam view. There is a first time generation and population size. Their shape is goes with to the S shape is a sigmoid growth curve. The J shape is a growth curve is a typically of the species which is the reproduce rapidly and there which are the as greatly affected by the seasonally is a fluctuating and environmental factor such as the light, temperature and rainfall. In these types of curve, population density increasing rapidly in a expansion is a geometrically progressions and the total number of double regulate of interval of time. These types of exponential growth curve is a nature's and when is a population has the abundant a supply of resource. After the reaching a peak, there is a sudden is a crash of decline due to the environmental or other factor. Such types of growth may be exhibited by the insect population, which show the explosive growth during their monsoon season and then is abruptly disappear at the end of season. And second is a S-shaped curve. The S-shaped curve is also called a sigmoid growth curve, has a lag phase, growth phase, and is a stable phase is shown in this figure. When the few organisms occupied to the hysteresis is the occupied area is a reproduction occur after some time. There is a lag phase is a nationality and mortality remaining a small. When the growth phase is a beginning rapidly increase in the size of population occur as there are plenty of food and not competitions and eventually there is the food or water some source and nutrients in a soil is plant because a limiting and population enter stable phase is a plateaus and the nativity and mortality then become almost equal. There the biosphere is a thin layer on the ground of the earth which is the external life is called biosphere. Life exists in the diverse form to the living organism. All this living organism of their biosphere is directly or indirectly depend on the each other and the well as on the physical component of the earth. There are three physical component of the earth are is atmosphere, lithosphere and hydrosphere. There is a air, land and water. There is a first is the atmosphere is the gases involved or surrounding the earth as a surface. It is made up to the nitrogen, oxygen, carbon dioxide and many other gas in a very small amount. The next is the hydrosphere is all the water supplied to be earth with the exit of liquid vapors are frozen from to the fresh and salt water. And there is a lithosphere is a comprised their soil and the rock of the earth as a crust. Recently, their term is a ecosphere is a beginning used more commonly. It is a used to the donates their biosphere living components along with the three biotic components. It is also atmosphere, hydrosphere, and lithosphere on the earth on enter unit. There is a ecosphere is here is equal to biosphere plus lithosphere plus hydrosphere is the atmosphere. There is the most important here. तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि कर्व देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किसी भी आबादी में व्यक्तियों की संख्या का बंटन स्थिर रहना या उनका घट जाना आबादी का पर्यावरण के साथ संबंध पर निर्भर करता है अथवा उससे प्रभावित होता है। जनसंख्या में समय के साथ साथ एक विशेष ढंग से बढ़ोतरी होती ही रहती है जिसे हम जनसंख्या वृद्धि वक्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि वक्र दो मूल्य रूप से निर्धारित होती है जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
इस चित्र में जो है आपको जो है एस आकृति जो समरूपी वृद्धि वक्र को दर्शाया गया है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो वृद्धि वक्र दो मूल्य रूप से होते हैं। वो होते हैं जे आकृति का वृद्धि कर्व और एक होता है एस आकृति का वृद्धि कर्व। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें नीचे जो है समय पीढ़ी दिखाया गया है और जनसंख्या साइज दिखाया गया है। तो आप देखोगे कि जिसमें धात्विकी वृद्धि अवस्था को दिखाया गया है, उसके बाद संक्रमण यानी बढ़ता हुआ अवस्था दिखाया गया है, उसका प्लेटो प्रवस्था को दिखाया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर यहाँ बात हम देखें जे के बारे में, तो जे देखिए किस रूप के प्रदर्शित करता है। कहते हैं जे आकृति की युक्ति वृद्धि वक्र जो है प्ररूपी तरीका है जो तेजी से जनन करते हैं। ये मौसम के अनुसार जो है प्रवीण कारक जैसे प्रकाश, तापमान, वर्षा में कमी वैसे घट बढ़ से अधिक काफ़ी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के वक्र में जनसंख्या घनत्व में तेजी से जच्चर घातकी यानी ज्योतिमीय श्रेय प्रोमोशन में वृद्धि होते हैं, यानी कि एक नियमित समय के बाद जनसंख्या घनत्व जो है दुगना हो जाता है। प्रकृति में इस प्रकार की जो चर घातकी वृद्धि तभी होती है जब जनसंख्या के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, यानी संसाधन उपलब्ध होगा तो ये जे आकृति ले लेगा और ये जीव जंतु में देखने को मिला है। कहते हैं शिखर पर पहुंचने के बाद इसमें अचानक गिरावट आ जाती है, कमी आने लग जाती है। यही कमी पर्यावरणीय अन्य कारकों के कारण ही होती है। इस प्रकार की वृद्धि कीट समुदाय में देखी जा सकती है। जैसे जो है मानसून ऋतु में विस्फोटक वृद्धि होती है और इस ऋतु के अंत में कीट जो है अचानक गायब हो जाते हैं। तो ये जो है कीटों में आप इसको जो है जे रूप में देख सकते हो वृद्धि को। लेकिन अगर देखा जाए जैसे कि आप चित्र में भी देखे थे कि इस आकृति की वक्र की जो सिग्माई वक्र यानी सिग्मोइड वक्र कर्व के नाम से जाना जाता है। इसमें पश्चिम लेग अवस्था वृद्धि अवस्था को एक स्थायी प्रवस्था होती है। जब कुछ जीव जो ऐसे क्षेत्र पर बसते हैं जो अब तक उनमें बसा हुआ नहीं था या खाली पड़े थे, तो कुछ समय जो है लेग प्रवस्था के बाद जनन क्रियाएँ शुरू हो जाती है और जन्म दर मृत्यु दर कम होती चली जाती है, जिसमें वृद्धि प्रवस्था के शुरू होने की जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो है खाद्य पर्याप्त होती है और कई प्रतियोगिता नहीं होती है। तो आखिर में खाद्य पदार्थ, जल और कुछ साधन यानी पौधों के लिए मृदा पोषक तत्व की कमी बाधक हो सकती है और आबादी जो है अस्थायी प्रवस्था में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु दर लगभग सामान्य ही देखने को मिला है। तो ये जो होता है इस रूप में देख सकते हो, जैसे कि आपने डायग्राम में भी जो है चित्र में भी देखने की कोशिश किया था। कहते हैं उसके बाद हमारा है जैव मंडल। देखिए जैव मंडल क्या है। कहते हैं पृथ्वी पर एवं उसके समीप एक पतली परत जिसमें जीव पाया जाता है, जीवन पाया जाना भी जैव मंडल के कारण ही संभव हुआ है। यानी पृथ्वी पर इसके समीप एक पतली परत जिनमें जीवन पाया जाता है उसको ही हम जैव मंडल कहते हैं। जीवन का अस्तित्व विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में होता है। ये सभी जैव मंडल के जीव एक दूसरे व पृथ्वी के भौतिक घटकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। पृथ्वी की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है जो आपको पता ही होगा। इसमें वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है एवं जलमंडल है। इसको आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर होती है, लिथोस्फेयर होती है और हाइड्रोस्फेयर होता है, जिसमें वायु, स्थल और जल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं अगर वायुमंडल को देखा जाए तो वायुमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के आवृत्ति करने वाली गैसीय आवरण है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में पाई जाने वाले गैस से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए इसको वायुमंडल का नाम दिया गया है। जलमंडल में क्या होता है, पृथ्वी पर विद्यमान कुल जल जो द्रव्य, वाष्प या जमे हुए किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये दो जो है अलवणीय और लवणीय जल भी हो सकते हैं, उसे हम जलमंडल को कहते हैं। अगर बात देखा जाए स्थल मंडल, कहते हैं इसमें मृदा और चट्टान जो पृथ्वी के तल के निर्माण करते हैं, ये सारे जो है सम्मिलित होते हैं। हाल ही में जो है पारिमंडल यानी परिस्थिति मंडल यानी को स्फेयर शब्द का सामान्य व्यवहार में प्रयोग किया जा रहा है। यह सब पृथ्वी के जैव मंडल, सजीव घटकों एवं 3 अजैविक मंडल, वायुमंडल या जलमंडल या स्थल मंडल को सामूहिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। कहते हैं अगर हम परिमंडल, परिस्थिति मंडल या जैव मंडल प्लस स्थल मंडल और जलमंडल देखें तो ये जो वायुमंडल के साथ भी प्लस होगा। वास्तव में जो है पारिस्थितिक मंडल विश्व के सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र जो है अत्यंत विस्तृत है और इसे एकल सत्ता के रूप में भी अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसे कई विशिष्ट कार्यवाही इकाइयों के रूप में भी विभक्त किया जा सकता है, जिन्हें हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इकोसिस्टम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है।